एआई एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और एक स्टार्टअप कंपनी की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ को लेकर भले ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हों, लेकिन उसने जिस खौफनाक कृत्य को अंजाम दिया उसे साधारण घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कत्ल एक मां की ममता का भी हुआ है। गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के मासूम का कत्ल करने वाली हाई प्रोफाइल महिला सूचना सेठ भले ही 6 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की जांच में घटना का सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, लेकिन ये एक मां की ममता के कत्ल की एक ऐसी घटना है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर। एक मां जो अपने बच्चों की खातिर दुनिया से लड़ जाती है, आखिर वो क्या मनोदशा रही होगी जिसने उसे अपने ही बच्चे का कातिल बना दिया। विवाद पति पत्नी के बीच था, तलाक का मुकदमा चल रहा था, अदालत ने बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी थी, लेकिन सप्ताह में एक दिन बच्चे से मुलाकात का मौका अदालत ने पिता को भी दिया। आखिर ये किस बात की खींच थी कि इस कलयुगी मां ने अपने बच्चे के पिता से मुलाकात के बजाय उसका कत्ल करना ज्यादा मुनासिब समझा। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक पढ़ी लिखी और ऊंचे ओहदे पर बैठी एक महिला का क्रोध इस कदर बढ़ जाता है कि गोवा के एक होटल में ले जाकर अपने बच्चे का कत्ल कर देती है। क्या दुनिया में कोई भी वजह ऐसी हो सकती है जो एक मां को अपने बच्चे का कातिल बना दे? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक पढ़ी लिखी हाई प्रोफाइल महिला जिसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। सवाल उस ममता पर भी उठ रहे हैं कि एक वो मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, लेकिन किस बात का गुस्सा ऐसा कि उसने अपने बच्चे का ही कत्ल कर दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, 6 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार वो क्या मनोदशा रही होगी जिसके चलते इस महिला ने ऐसा घातक कृत्य अंजाम दिया है। डिप्रेशन या गुस्सा, बच्चे के कत्ल के पीछे का कारण क्या ये दोनों हो सकते हैं? मां मासूम और ममता के कत्ल की ये एक ऐसी खौफनाक दास्तां है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। एक मां जो अपने बच्चे की खातिर दुनिया से लड़ जाती है, आखिर वो क्या मनोदशा रही होगी जिसने उसे अपने ही बच्चे का कातिल बना दिया। विवाद पति पत्नी के बीच था, कहा जा रहा है कि तलाक का मुकदमा चल रहा था, अदालत ने बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी थी, लेकिन सप्ताह में एक दिन बच्चे से मुलाकात का मौका अदालत ने पिता को भी दिया। आखिर ये किस बात की खींच थी कि इस कलयुगी मां ने अपने बच्चे के पिता से मुलाकात के बजाय उसका कत्ल करना ज्यादा मुनासिब समझा? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक पढ़ी लिखी और ऊंचे ओहदे पर बैठी एक महिला का क्रोध इस कदर बढ़ सकता है कि वो अपने बच्चे को कहीं बाहर लेकर जाए और उसका बेरहमी से कत्ल कर दे। क्या दुनिया में कोई भी वजह ऐसी हो सकती है जो एक मां को अपने बच्चे का कातिल बना दे? यह ऐसी घटना जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। सवाल भी तमाम उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये मानसिक विकृति किस प्रकार की हो जाती है कि जब एक मां ऐसी घटना को अंजाम देने पर मजबूर हो जाती है, अपने उस मासूम बच्चे का कत्ल करने से भी वो नहीं चूकती जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला। एआई एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और एक स्टार्टअप कंपनी की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ को लेकर भले ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उसने जिस खौफनाक कृत्य को अंजाम दिया उसे साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। बात करें ममता के कत्ल की, एक ऐसी हाई प्रोफाइल महिला सूचना सेठ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। सवाल अब इसी बात को लेकर जहन में उठ रहा है कि आखिरकार वो क्या मनोदशा होती है जब एक मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा उसने बेरहमी से अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। आज हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ भावना गुप्ता जी हैं, आप मनोचिकित्सक हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अंजू वाजपेयी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, और फोन लाइन पर मेरे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी बनवारी लाल जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में भावना गुप्ता जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। कहावत है कि मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता। एक मां अगर अपनी ममता का कत्ल कर दे तो ये सामान्य घटना तो नहीं कही जा सकती। बिल्कुल नहीं। देखिए, इससे ना मैटरनल फॉलिसाइड बोलते हैं। मैटरनल एक पेरेंट और फॉलिसाइड होते हैं जब वो बच्चे या अपनी बेटी या बेटे या बच्चे, इसमें बहुत तरह के होते हैं। जैसे एक होता है जो एक मदर
मैं माफी चाहूंगा भावना जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज को दुरुस्त करने का प्रयास कराते हैं। अंजू वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ। आखिर वो मनोदशा क्या होती होगी जब एक मां अपने बच्चे का कत्ल कर दे? इतना गुस्सा? चलो, शायद अंजू जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि जिस बच्चे को कोख में पाला उसी का कत्ल क्यों? आखिर क्या वो मनोदशा रही होगी जब एक मां ने अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया? मां, मासूम और ममता के कत्ल की ये एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। एक कलयुगी मां ने अपने मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। ये घटना हर किसी को स्तब्ध कर देने वाली। आखिर किस मनोदशा ने बनाया एक मां को कातिल? सभी मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भावना गुप्ता जी, जो हम सवाल जिस बात को लेकर कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो जैसे मैं कह रही थी मैटरनल फेलिसाइड, तो इसमें बहुत सारे ना वो होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मारने का सोचती है कि मेरे बिना उसका क्या होगा, जो सुसाइडल होते हैं या कुछ अपने बच्चे को टॉर्चर करते हैं। ये जो स्पेसिफिक केस है ये है सुसाइडल फेलिसाइड का, करीब ये है स्पाउजल फेलिसाइड का, जिसमें एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के बच्चे को मारते हैं। उसको बेसिकली इस केस में जो मदर है वो अपने उसके जो फादर है उसको उससे रिवेंज लेना चाहती थी। वो बच्चा उनके लिए ऑब्जेक्ट था, उनके लिए ये नहीं था कि ये मेरा प्लान्ड मर्डर था। उसने सोचा था कि वो गोवा जाके मार के वापस आएगी। ये प्लान्ड है, ये एकदम से नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली उनको ये था। इसमें क्या होता है, वो जो बच्चा होता है उसमें आपको फीलिंग, आप उसकी माँ वाली कोई फीलिंग नहीं होती। उनको बस ये होता है कि मुझे अपने दूसरे पार्टनर जिससे मैं डाइवोर्स ले रही हूँ उसको हर्ट करना है। तो अगर आप देखिए कि इसमें कस्टडी था, उनको संडे मिलना था फादर को अपने बच्चे से। तो उन्होंने एक दिन, मतलब उनको था कि मैं पहले मारूंगी ताकि वो मिल ना पाए, क्योंकि उसको पता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकती कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको बच्चे को मिलवाना पड़ेगा। उसमें उनके ऊपर कोई पावर नहीं है कि वो रोक सकें। तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, पर जब ये होते हैं बेसिकली यही होता है कि वो मदर इंस्टिंक्ट, आप ये नहीं बोल सकते कि वो माँ है कैसे कर दिया। अभी उसको बस उससे वो लेना है कि रिवेंज लेना है कि मैं कैसे अपने पार्टनर को इतना हर्ट करूं, इतना वो करूं कि वो इतना दुखी हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए। तो अभी आप इसमें आप ये नहीं सोच के कर सकते एक माँ ने कैसे कर दिया। आप ये देखिए कि एक इंसान है जिसके पास कोई पावर नहीं है और उसको बस दूसरे इंसान को इतना दुखी करना है और उसको बस यही दिख रहा है कि ये बच्चा है और इसको अगर मैं मार दूंगी तो कुछ नहीं होगा। और उसने जब ये मोटिव प्लान भी किया था उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, उसकी बस एक ही फीलिंग थी कि मुझे अपने हस्बैंड को जिससे मैं डाइवोर्स ले रही हूँ उसको इतना हर्ट करना है, इतना रिवेंज लेना है। बस मेन यही मोटिव होता है जो स्पाउजल फिलिसाइड का होता है। इसके पीछे वजह आपको क्या नजर आती? मेंटल डिप्रेशन ये कारण हो सकता है, या गुस्से में आकर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? देखिए इसमें ना बहुत स्टडीज हुई हैं, इसमें अभी तक कोई लॉजिकल आंसर ऐसा आया नहीं है। पर गुस्सा है, गुस्सा उसको अपने हस्बैंड से है जिनसे वो डाइवोर्स ले रही हैं। इसमें आप ये देखिए कि वो बच्चा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिससे वो अपने हस्बैंड को हर्ट कर सकती है। क्योंकि आप देखिए जब उन्होंने डाइवोर्स के लिए आपने फाइल किया तो उनके ऊपर से सारी पावर चली गई, उनके ऊपर अब कोई पावर नहीं है, अब जो कोर्ट बोलेगा वही होगा। और सोसाइटी में भी आप देखिए कि वो हो जाता है कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, माँ को या फादर को। जनरली हमेशा कहीं ना कहीं मदर पे ही करते हैं, क्योंकि एक होता है ना मदर इंस्टिंक्ट होती है, मदर हमेशा बच्चे का सही सोचती है, तो कहीं ना कहीं मदर पे जनरली ज्यादा कस्टडीज जाती हैं। तो पर जैसे यही चीज हुई ना, जैसे कोर्ट ने बोल दिया कि बच्चे को फादर से मिलना पड़ेगा हर संडे, तो अब वो देखिए उसका वही था कि मेरी तो पावर ही नहीं है अब उसमें, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। उसको ये है कि मैं अपने बच्चे को उससे मिलने नहीं दूंगी और उसको एज अ वेपन यूज किया कि मैं उसको मार के उसे हर्ट करूंगी। तो वही चीज है कि इसमें जैसे मैंने पहले कहा, आप मदर इसमें ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक एज अ मदर नहीं थी, वो एज अ पर्सन थी जो बस हर्ट करने के लिए निकली थी। और वो बच्चा उनके लिए ऐसा बच्चे जैसा नहीं था, उसको वो इमेजिन नहीं कर रही थी कि उस बच्चे में फीलिंग्स है। वो बच्चा डीह्यूमनाइज कर दिया ना उसने उसको, ये सोच के कि ये बस एक ऑब्जेक्ट है। नहीं तो एक प्रश्न इस बात को लेकर भी अंजू वाजपेयी जी उठता है ना कि हिंदुस्तान में ऐसे तमाम परिवार हैं जिनमें परिवारों के बीच अनबन रहती, परिवार के सदस्यों के बीच में, खासतौर पर पति पत्नी के बीच भी अक्सर झगड़ों की खबरें रहती हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपसी झगड़े में अपने बच्चे का कत्ल हो जाए, आप तो समाज के बीच में भी जाती हैं, ये समाज के सामने कितनी भयानक तस्वीर है।
ईगो आपकी इमोशन से ज्यादा हावी हो जाती है ना, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह है हर माता के ऊपर, हर मदर के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना था कि माता को माता नहीं हो सकती, लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि जहां आपकी ईगो आपकी इमोशन से ज्यादा ऊपर हो जाती है कि आपको ये लगता है कि मुझे अगले बंदे को किसी भी तरीके से नीचा दिखाना है, क्या उसके लिए मैं किसी भी डैम तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा पीएचडी जो है वो क्रिमिनल्स के ऊपर है, सिविल क्रिमिनल्स के ऊपर। एंड क्राइम की थ्योरी ये कहती है कि जब विमेन ब्रूटल होने पे आती है तो शी इज मोर ब्रूटल देन इवन अ मेल मेंबर। आज आप एक दिन के बच्चे को बाहर छोड़ाते हैं, आप 2 दिन के बच्चे को बाहर छोड़ाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जहां अपन कुंडलियां मिलाने की बात करते थे ना, अब तो हमें कंपैटिबिलिटी मिलाने की बात करनी पड़ेगी। अब हमको मेडिकल और साइकोलॉजी करने पड़ेंगे, बजाय कि हम पंडितों के पास जाएं। वी मस्ट हैव टू सी अवर कंपैटिबिलिटी की कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन इस केस में एक और बड़ी बात सी आई है कि 10 साल की आपकी रिलेशनशिप है, 10 साल के बाद वो बच्चा होता है एंड 4 साल का वो बच्चा है। 10 साल की रिलेशनशिप में अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो यू हैव नो राइट टू गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड। आपका कोई अधिकार नहीं है आपके बच्चों को जन्म दीजिए। मतलब कुछ ऐसा इसमें मुझे लगता है कि सोसाइटी, लॉ, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देना कि मदर ने उसका कत्ल कर दिया है, सभी को हमें देखना पड़ेगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है, कि जहां कंपैटिबिलिटी का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब बच्चों की शादी करते हैं या इवन जब कोर्टशिप में भी लोग रहते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जो 10-10 साल की कोर्टशिप के बाद शादी करते हैं और 10 दिन भी साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने इतना झूठ के ऊपर अपना संसार बसा लिया है कि सामने वाले के साथ हम जितना आर्टिफिशियल हो सकते हैं उतना होते हैं। एंड जब हम ओरिजिनल होने की बात करते हैं तब इस तरह के आते हैं कि हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे किसी तरह भी उसको बस नीचा दिखाना है, मे व्हाट बी, बट व्हाट अबाउट द राइट ऑफ दैट चाइल्ड जिसको आपने मारा है, उसका जीने का अधिकार कहाँ गया। कई बार अंजू मैम इस तरह की बातें भी सामने आती है कि अज्ञानतावश या फिर कम पढ़ा लिखा होने के चलते सोच इस तरह की नहीं होती और ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कभी कभार सामने आ जाती हैं। लेकिन जिस महिला का हम जिक्र कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल लेडी है जिसने अपना एक मुकाम हासिल किया, उसके जहन में वो तो पूरी दुनिया घूम रही है, उसे पता है कि कहाँ पर क्या कैसे होता है, तमाम चीज़ें मैनेज भी करती हैं। तो ये विवाद पति पत्नी के बीच का, जबकि पता भी है कि भाई पति के साथ तो तलाक का केस चल ही रहा है और बच्चे की कस्टडी भी अदालत की तरफ से उसे मिल जाती है, फिर इस तरह का आवेश आना, तो इसका इससे कनेक्शन दे सकते हैं क्या शिक्षित या अशिक्षित होने से? माफ कीजिए, हमारी सोशलाइजेशन पहले मैं वाली नहीं होती थी ना, पहले हमारी सोशलाइजेशन हम वाली होती थी। आज जब हम पढ़ लिख गए हैं, जब हम कोई मुकाम हासिल कर गए हैं, तो हमारे लिए आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरा क्या स्टेटस है, मुझे परिवार के परिवेश में देखना ही नहीं जाता या मैं खुद को देखना ही नहीं चाहती हूँ। माई आई इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कहाँ कर रही हूँ। जितनी हमारी मूवीज बन रही हैं, जितना कुछ मैंने है उसमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ एंड वही जो मैं की इंपॉर्टेंस है वो इस तरह के इंसिडेंट्स को जन्म दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। भावना जी, कुछ मनोचिकित्सक इस बात को मानते हैं, उनका ये जैसा आपने अभी जिक्र किया कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं, रेयर ऑफ द रेयर केस में इनको जोड़ा जा सकता है, लेकिन तमाम जो मनोचिकित्सक हैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि जो समस्या की जड़ है उसके पीछे या तो मैं वजह हूं या तो फिर सामने वाला, जब ये परिस्थिति निर्मित हो जाती है तब इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। क्या आप इस बात को मानती हैं? मैं मानती हूँ। जैसे इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो उनका वही सामने वाली की वजह से हुआ, उनको नहीं ले रही थी। और आप देखिए कि एक और मैं चीज करना चाहूंगी, वो पावर में की शुरुआत। अगर आप उनका एजुकेशन देखेंगे तो हार्वर्ड में थी, फिर वो अभी सीईओ है कंपनी की। एक पर्सन जो इतनी पोजीशन में है, इतना इंडिपेंडेंट है और उनके हस्बैंड भी बाहर रह रहे हैं, तो उनके पास नहीं थे तब। तो आप ये देखिए कि इतना पावर किसी के पास हो और उसके पास एकदम वो पावर ना हो कि मैं अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चे को रोक नहीं सकती अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। और दूसरा जरूर बिल्कुल, क्योंकि ये ह्यूमन रिएक्शन है, हम हमेशा कुछ भी करते हैं या तो को ब्लेम करते हैं, जो दूसरे को ब्लेम करते हैं, जो आपने चीज एकदम सही कही, तभी हमारे इमोशंस आते हैं।
जैसे अगर कोई डिप्रेशन में होता है या कुछ में होता है तो उनके साथ ऐसी घटना होती है जिसमें वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं या दूसरे को। तो इस केस में यही है कि वो अपने हस्बैंड को ही ब्लेम कर रही थी, क्योंकि मार के देखिए बच्चे को मारा है, उसका मोटिव क्या होगा, दुख किसको होगा, उनको तो हो नहीं रहा क्योंकि उन्होंने मारा है। दूसरी पार्टी जो है वो है फादर, और उनको सबसे ज्यादा दुख है। तो वही आप देखिए रिवेंज ही था, और ये उनको अब अपने हस्बैंड को ही ब्लेम कर रही थी हर एक चीज के लिए। क्योंकि स्पाउजल जो पति पत्नी होते हैं ना, इनके बीच में अगर गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आ जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और अगर उस इक्वेशन में बच्चा भी हो, क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज है जो बहुत मेन चीज होती है कि कस्टडी की बात हो जाती है कि बच्चा किसके पास रहेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज भी हो जाती है कि बच्चा जिसके पास रहेगा कहीं ना कहीं उसका अच्छा पर्सन है वो, मतलब अच्छी माँ या अच्छा फादर है, वो चीज भी समाज में आती है। अगर आप देखिए कि किसी डाइवोर्स कपल को आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि कस्टडी फादर के पास है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि फादर अच्छा पेरेंट है, मदर नहीं है इसलिए फादर के पास है। ये सब प्ले में आता है अगर आप देखिए, क्योंकि डाइवोर्स दो घरों को ऐसे तोड़ता है और इसमें समाज की इतनी सारी थिंकिंग आ जाती है कि कौन गलत है कौन सही है, तो ये चीजें भी बहुत प्ले करती हैं इसमें। तो समाज में ऐसी घटनाएं ना घटें, इसको लेकर भावना जी आपको कोई उपाय, कोई विकल्प आपको नजर आता है? देखिए सबसे पहले तो ये जो बच्चे को मारने वाला चीज है, मदर ने जो करी है, ये अभी तक किसी में, मतलब अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, इतना पता नहीं चलता, आप पकड़ नहीं सकते अगर कोई, क्योंकि वो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते जब ये चल रहा होता है। दूसरा ये घटना वही है कि दो लोग जो मेच्योर हैं इतने, जो शादी करके डाइवोर्स ले रहे हैं, बहुत जरूरी है दोनों म्यूचुअली में साथ बैठ के डिस्कस करें। क्योंकि क्या है कि अगर एक के दिल में जरा से भी दूसरे को लेके नफरत है, अब वो बच्चे को अब उसके फादर या मदर के अगेंस्ट कर सकते हैं कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं या तुम्हारी मम्मी ऐसे हैं। तो दो मेच्योर लोगों को समझना चाहिए, जो एक बच्चा है उसको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, और जब डाइवोर्स होता है आप म्यूचुअली एक साथ बैठ के बात करें और डिस्कस करें कि आप बच्चे को साथ में कैसे बड़ा कर सकते हैं अलग अलग घरों में, जिसको आप उसका प्यार करके, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट की रिफ्लेक्शन बनता है। हमारा बचपन में हमारी जैसी अपब्रिंगिंग होती है वही हमारा मेंटल स्टेट करता है। किसी ने अगर अपने दो पेरेंट्स को डाइवोर्स देखा और दोनों का इतना गुस्सा देखा, वो बच्चा बड़े होकर डिस्ट्रेस में चला जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या वो खुद गलत रिलेशनशिप में चला जाता है। बिल्कुल। तो एक बच्चे के लिए अगर बात की जाए तो एक बच्चे के जीवन में जितने माँ का प्रभाव है उतने उसके पिता का भी उसके जीवन में रोल होता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो वो तो रिश्तों की मर्यादाओं को तो तार तार करती हैं, बल्कि अपने बच्चों के कत्ल तक करने को मजबूर कर देती हैं। मेरे साथ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर बनवारी लाल जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका लंबा अनुभव रहा है, कभी ऐसी घटना से वास्ता पड़ा आपका? सर सर पड़ा है कि लेकिन डाइवोर्स केस तो नहीं था, लेकिन बच्चे को मारा है, माँ ने, बाप ने भी मारा है बच्चे को, ऐसी घटना कई आई सर्विस में जी। लेकिन वो उनका लड़ाई झगड़ा तक किसी में था, उनका डाइवोर्स तक तो नहीं पहुंचा था, इनका तो डाइवोर्स तक पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ सीधा सीधा इसमें रियल रेस्ट केस में आते हैं, 302 में आता है ये, और इसमें 302 के तहत इसको कानूनी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसी कोई घटना सामने आने पर जांच के समय ऐसे क्या तथ्य आप लोगों के सामने आते थे या आते हैं जो आप लोग भी शॉक हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है? शौक की जब आज पता लगता है कि माँ ने एक बच्चे को मार, तो शौक तो हम होते ही होते हैं, लेकिन मौके पे जाते हैं जब पता लगता है भाई इनका दोनों मियाँ बीवियों का झगड़ा था और ये नहीं चाहते थे कि मेरे हस्बैंड से बच्चा मिले, क्योंकि कानूनी तौर पे ये ऑर्डर हो चुका था कोर्ट से, अब बच्चा हर हफ्ते में एक दिन मिलेगा उसको। वो चाहती थी बच्चा उससे ना मिले, अगर बच्चा उससे मिलेगा तो उसके प्रभावित हो जाएगा, वो नहीं चाहती कि उसको मिले। उसने बच्चे को तो मारा, अपने हस्बैंड को भी सजा दे दी साथ साथ। तो इसमें तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। सर, जब आप लोगों के सामने इस तरह के मामले सामने आते हैं तो किस तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, और जांच पड़ताल में ज्यादातर संभावनाएं किस बात को लेकर रहती, मेंटल डिसऑर्डर या फिर आवेश, बेकाबू गुस्सा, इस तरह की घटनाओं के पीछे? सर मेंटल वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, मेंटल वाली को जोड़ेगा कोई तो उसके बचाव के लिए जोड़ेगा। आवेश में की है सर ये घटना तो आवेश में हुई है, उसी तरह आवेश से उसने पहले स्टेटमेंट दी है कि मैं नहीं मिलने दूंगी, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, वो कहती मैं नहीं मिलने दूंगी, ऐसा अखबार में लिखा है।
जब कोर्ट ने ऑर्डर किया मिलने के लिए, तो उसकी कस्टडी थोड़ी, कस्टडी तो माँ की रहती है। 12 साल तक कस्टडी तो माँ की रहती है, कस्टडी तो बाप की बननी नहीं थी, कोर्ट से भी नहीं बननी थी। लेकिन क्योंकि उसका बाप है, पार्टनर उसको मिलने का अधिकार तो है ही उसको, तो वही अधिकार कोर्ट ने उसको दिया था। वो चाहती थी वो ना मिले उससे, उसके मिलेगा तो वो अपने प्रभाव में कर लेगा, और मेरा बच्चा उसके प्रभाव में चले जाएगा। 4 साल का जब जो बढ़ेगा तो कुछ समझेगा, तो उसके उस फेवर में चले जाएगा। उसने इस आवेश को मारा है, क्योंकि बच्चे को मारना उसके लिए बड़ा आसान था, क्योंकि बच्चे तो अपोज तो कर नहीं सकता, और उसने अपने पति को सजा दे दी, उस बच्चे को मार दिया। सर, अंत में बड़े संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ऐसी क्रूर घटनाओं को रोकने का कोई उपाय, कोई तरीका आपके जहन में आता है? कैसे लगाम लग सकती है? सर, समाज में जब भी कोई रिश्ता होता है, शादी होती है, तो दोनों परिवारों का पहले, आज से 20-30 साल पहले, दोनों परिवारों का बैकग्राउंड देखा जाता था, और उस बैकग्राउंड के आधार पर ही उनकी शादी होती थी। आजकल लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं, बैकग्राउंड का पता नहीं, कौन परिवार कहाँ रहता है, कौन परिवार कहाँ रहता है, उनके बैकग्राउंड का पता नहीं लगता, आवेश में आकर शादी कर लेते हैं। अभी मैंने आज एक केस मेडिसिन में मेरे पास आया था, मैं वकालत कर रहा हूँ फिलहाल रिटायर होने के बाद। तो एक केस आया था, लड़की MSc है, लड़का BMA है, और उन दोनों का एक बच्ची है 19 साल की, और वो कहता है के नाम से मेरे माँ बाप इसने अपने फेवर में कर लिए। अरे तेरे माँ बाप इसने फेवर में कर ली, तो अपने बच्चे की जिंदगी तो सोच लो, वो 18-19 साल की होगी तो सोचो। लेकिन इस बात पे दोनों ही आ रहे, और उनकी इस तरह की स्टेज आ जाएगी, अब वो बच्चे के लिए आफत हो जाएंगे। तो ये सिर्फ घटनाएं इसलिए होते हैं कि लड़का और लड़की आजकल एक रिवाज चल पड़ा, आपस में मिलते हैं और ऑनलाइन ही शादी-शुदी का ड्रामा रख देते हैं। परिवार वालों का कुछ केसों में ऐसा हो गया, रिसेप्शन वगैरह करके सेटलमेंट कर लेते हैं। आमतौर पर उनकी मजबूरी होती है वो करना। जब भी कोई शादी बच्चा बच्ची करे, तो उनको चाहिए अपने माँ बाप के माध्यम से बैकग्राउंड दोनों परिवारों को जानना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने तमाम विचार भी हमारे साथ इस मंच पर रखे। और चर्चा के समापन का वक्त है, लेकिन एक फाइनल रिएक्शन मैं अंजू जी आपसे लेना चाहूँगा। जैसा कि बनवारी लाल जी ने भी कहा, क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और जो ज्वाइंट फैमिली कल्चर था उससे दूर होते जा रहे हैं, क्या उसका भी एक परिणाम आपको नजर आता है इस तरह की घटनाओं के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक सोशल कमिटी हुआ करते थे कि घर में ही लोग अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे, या है कि हम मेंटल डिजीजेज अब देखिए क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पहले हमारा बच्चा फैमिली में हो जाता था। अगर किसी ने काम किया, बड़ा समझा देता था, अरे बेटा रुको ना, ऐसा करो। घंटी बजाओ वाला जो कंसेप्ट है वो आज भी पॉपुलर हुआ, क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिली तो रही नहीं है। पड़ोसी भी ध्यान नहीं देता है कि अगले के घर में क्या हो रहा है। इवन स्कूल में बच्चा जिस नर्सरी में जा रहा है, जिस स्कूल में जा रहा है, वो भी बच्चे नहीं करते कि बच्चा गुजर रहा है। बच्चे तो नेचुरली पेरेंट्स जब भी झगड़े में करते हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश तो है नहीं, वो अकेले रहते हैं, अकेले ही झगड़ेंगे। बच्चे सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है ऐसे। मुझे तो ये लगता है कि लॉ को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक कि उसके मेंटेनेंस बहुत कम मिल रहा था 20,000 पे, तो 1 करोड़ 20,000 पे मेंटेनेंस लगाया है सरकार कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट 20,000 का मेंटेनेंस किसी बच्चे के भी लगाती है, अगर वो 1 लाख रुपया कमाता तब भी लगाती है। चले, बिल्कुल, यानी कि आप भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि जो एकला चलो की परंपरा चल पड़ी है, ये बड़ी घातक भी साबित हो रही है, न सिर्फ समाज के सामने बल्कि आपसी रिश्तों के लिहाज से भी। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती हैं समाज को झकझोर तो देती हैं, चर्चा भी होती है, 2 दिन 4 दिन उस पर बहस भी होती है, लेकिन उसके बाद नतीजा वही ढाक के 3 पात हो जाता है, फिर हम चल पड़ते हैं उसी रास्ते पर। सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी घटनाएं ना हो, इनको रोकने को लेकर क्या हम सामाजिक स्तर पर या फिर कानूनी स्तर पर कुछ इस तरह के बदलाव कर सकते हैं जो ऐसी घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हों।